नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल इतिहास तरंगिणी में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछले लेक्चर में हमने आर्कियोलॉजी एंड इंडियन पास्ट के टॉपिक को स्टार्ट किया था और आज हम इसी टॉपिक में आगे बढ़ते हुए एपिग्राफी यानी कि हिंदी में जिसे हम पूरा लेख शास्त्र, एपिग्राफी को हिंदी में पूरा लेख शास्त्र कहा जाता है, के टॉपिक को आज हम स्टार्ट करेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। तो जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हम सबसे पहले क्या करेंगे, एपिग्राफी के डेफिनेशन यानी कि इसके स्टैंड किस तरीके से समझा जाता है, हम इस शब्द से आखिर क्या समझते हैं एपिग्राफी से, हम सबसे पहले इसको जानेंगे। ठीक है, तो जैसा आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन, द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन, deciphering the text of inscription and analyzing the content of inscription is known as epigraphy। यानी कि कोई भी अगर अभिलेख है, उस अभिलेख में क्या लिखा हुआ है और उसमें जो भी उपलब्ध सूचनाएं हैं, उनके विश्लेषण को पूरा लेख शास्त्र कहा जाता है। किसी भी अभिलेख में उसके अध्ययन, उसमें उपलब्ध जो भी सूचनाएं हैं, उसके विश्लेषण को पूरा लेख शास्त्र कहा जाता है। तो ये है एपिग्राफी यानी कि पूरा लेख शास्त्र का एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि इस टॉपिक को यानी कि एपिग्राफी या अगर हम जिसे इंस्क्रिप्शन कहें, तो इसे हमें परीक्षा की दृष्टि से पढ़ना है, समझना है, तो किस किस पॉइंट ऑफ व्यू से या कौन कौन से पैरामीटर्स हैं या कौन कौन से वो डायमेंशंस हैं जिसमें कि यूपीएससी या स्टेट पीसीएस या किसी भी अदर एग्जामिनेशन जो वन डे एग्जामिनेशन होते हैं, उनमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इजी तरीके से मैंने आप सभी के सामने इस 5 डायमेंशंस को प्रेजेंट किया हुआ है। देखिए, जब भी आपके सामने ये इंस्क्रिप्शन का मैंने एक डायग्राम, एक पिक्चर दिया हुआ है। अब इंस्क्रिप्शन को जब भी आप देखेंगे तो सबसे पहले आपके सामने क्या 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 थॉट्स आपके दिमाग में उभर के आएंगे कि इसमें क्या लिखा हुआ है, किसके बारे में लिखा हुआ है, अगर कुछ लिखा हुआ है तो किस लैंग्वेज में लिखा हुआ है, लैंग्वेज के साथ में स्क्रिप्ट क्या है, और अगर ये सारे पॉइंट्स हो जाने के बाद, और ये किस टाइम पीरियड का है, एंशिएंट का है, मिडीवल का है, मॉडर्न पीरियड का है, एंशिएंट में भी है तो ये किस टाइम पीरियड, किसी पॉपुलर किंग के साथ, किसी डायनेस्टी के साथ में जुड़ा हुआ है, तो ये सारे क्वेश्चंस जो पॉइंट जो होते हैं ये इंस्क्रिप्शन से जुड़े होते हैं और इन्हीं सारे डायमेंशंस में यूपीएससी या स्टेट पीसीएस से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें जो सबसे अगर सही तरीका अगर हम पढ़ने का बात करें तो सबसे पहले हमें सब पढ़ना चाहिए स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट के बाद आएगा फिर लैंग्वेज। ठीक है, लैंग्वेज के बाद में आएगा किस हिस्टोरिकल पीरियड में और क्या लिखा है और किसके बारे में लिखा है, यानी कि जिसे हम बेसिकली क्लासिफिकेशन कहते हैं, इसे हम लास्ट में पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ेंगे स्क्रिप्ट, फिर लैंग्वेज, फिर टाइम पीरियड और फिर क्लासिफिकेशन के बारे में। ठीक है, चलिए अब एक एक करके हम अपने टॉपिक को में आगे बढ़ते हुए चलते हैं। तो सबसे पहला है स्क्रिप्ट्स। तो हेडिंग आप देख पा रहे हैं, स्क्रिप्ट्स यूज्ड इन इंस्क्रिप्शन। तो बेसिकली अभी हम जिस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे तो वो रहेगा एंशिएंट इंडिया प्लस अर्ली मिडीवल इंडिया। ठीक है, एंशिएंट और अर्ली मिडीवल इंडिया के बारे में हम बेसिकली इनमें जो स्क्रिप्ट्स जो यूज हुए हम इनको पढ़ेंगे। अगर हम बात करें एंशिएंट और अर्ली मिडीवल इंडिया में यूज्ड होने वाले स्क्रिप्ट्स के बारे में, तो बेसिकली इनके 3 कैटेगरी थे, इन्हें 3 तरीके से कैटेगराइज किया जाता है। एक है लोगोग्राफिक, दूसरा है सिलेबिक और तीसरा है अल्फाबेटिक। हिंदी में भी आप इसे सेम ही लिखिए, लोगोग्राफिक, सिलेबिक और अल्फाबेटिक। ठीक है, ये आपके कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें लोगोग्राफिक स्क्रिप्ट के बारे में, तो लोगोग्राफिक स्क्रिप्ट का क्या मतलब होता है, यहाँ मैंने लिखा हुआ है सिंबल स्टैंड्स फॉर वर्ड। तो बेसिकली जहां हम किसी भी चीज को अगर दिखाना चाहते हैं, सपोज करिए कोई एनिमल है, कोई बुक है या कोई भी चीज है, हम उसे नॉर्मली आज के डेट में, आज अगर हम मॉडर्न टाइम में बात करें, सपोज करिए आपके सामने कोई एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो आप उसे कहते हैं ना कि ये एक बुक है। तो एक तो सबसे पहला आपके पास में अल्फाबेट्स भी होते हैं,
फिर उन अल्फ़ाबेट्स को मिला के एक शब्द बना हुआ है और शब्द को फिर हम एक तरीके से प्रोनाउंस भी करते हैं पर्टिकुलर चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए। लेकिन जब अर्लिएस्ट टाइम से जब ह्यूमन सिविलाइजेशन का ग्रोथ होता है तो ये चीजें जिस फॉर्म में आज हम देख रहे हैं ये उस फॉर्म में नहीं थे। पहले बहुत ही रूड और या रूडिमेंट्री फॉर्म में चीजें अवेलेबल थी। तो पहले जो इस्तेमाल जो किया जाता था वो होता था सिंबल्स का, कि किसी भी चीज को आपको दर्शाना है तो आप उसे सिंबल बता दीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपको सन बनाना है तो आपने एक गोला ऐसे बना दिया। आपको अगर चांद को दिखाना है तो आपने इस तरीके से सिंबल्स का इस्तेमाल कर लिया। तो लोगोग्राफिक स्क्रिप्ट में क्या होता है, बेसिकली हम वर्ड्स या किसी अल्फाबेट का या किसी लेटर का इस्तेमाल नहीं करते हैं बल्कि हम सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो सिंबल्स यानी कि प्रतीकों के उपयोग से अभिव्यक्ति की जाती है। तो ये होता है लोगोग्राफिक स्क्रिप्ट। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो स्क्रिप्ट है उसे हम लोगोग्राफिक स्क्रिप्ट कहते हैं। एग्जाम्पल भी आप नोट करते हुए चलिए। फिर इसके बाद जो सेकेंड स्टेज जो आता है वो है सिलेबिक स्क्रिप्ट का। अब सिलेबिक स्क्रिप्ट में क्या होता है, यहाँ पे मैंने दिया हुआ है यूज ऑफ सिलेबल। यानी कि सिलेबल बेसिकली क्या होगा, वावेल और कॉन्सोनेंट के फॉर्म में समझिए कि जो वावेल्स और जो कॉन्सोनेंट होते हैं किसी भी भाषा के, ठीक है, अगर आप लैटिन शब्द का ले लें या हिंदी शब्द का ले लें तो सब में वावेल्स और कॉन्सोनेंट शब्द होते हैं और उन्हीं से सारे के सारे वर्ड्स को बनाया जाता है, उसी से सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है और वही कम्युनिकेशन का एक तरीका बनता है। तो सिलेबिक स्क्रिप्ट में क्या होता है, हम वावेल्स और कॉन्सोनेंट को एग्जैक्टली उस तरीके से यूज नहीं करते हैं बल्कि वावेल्स और कॉन्सोनेंट के लिए हम सिंबल्स का यूज करते हैं। वावेल्स और कॉन्सोनेंट को हम सिंबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। लोगोग्राफिक स्क्रिप्ट में और सिलेबिक स्क्रिप्ट में यहाँ पे अब आपको थोड़ा कंफ्यूजन अगर आ रहा होगा तो क्योंकि दोनों में कहा जा रहा है कि सिंबल से। देखिए, लोगोग्राफिक स्क्रिप्ट में क्या था कि हमें किसी वावेल या कॉन्सोनेंट का कोई जरूरत नहीं है, हमें चाहिए ही नहीं वॉवेल्स और ये कॉन्सोनेंट का, या फिर हमें यूं कहिए कि हमें वर्ड्स या अल्फाबेट का हमें जरूरत ही नहीं है। तो ये हो गया लोगोग्राफिक स्क्रिप्ट। लेकिन सिलेबिक स्क्रिप्ट में क्या होता है कि हम वावेल्स और कॉन्सोनेंट को एग्जैक्टली जैसे ए लिखा हुआ है तो उसे ए ना कह के हम उसे किसी अदर एक सिंबल बना लेंगे। मैं भी आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा, पहले मैं आपको समझा देता हूँ फिर आपको मैं पिक्चर्स दिखाऊंगा, उससे और भी ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। तो सिलेबिक स्क्रिप्ट में हम क्या कर रहे हैं, सिंबल्स के थ्रू वावेल्स और कॉन्सोनेंट को शो करते हैं। ठीक है, और वावेल्स और फिर उन्हीं लेटर से बनेगा एक वर्ड और वर्ड से हम किसी मीनिंग को कन्वे करते हैं। ठीक है, और फिर जो लास्ट स्टेज जो आता है वो होता है अल्फाबेटिक का। तो अल्फाबेट में क्या होता है, हम एग्जैक्टली वावेल्स और कॉन्सोनेंट को यूज करके वर्ड्स बनाते हैं और उन वर्ड से फिर कोई एक पर्टिकुलर एक शब्द का निर्माण हम करते हैं और उस शब्द से हम किसी चीज को दर्शाना चाहते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल है जैसे हमारे पास बुक है, हमने बुक लिखा तो इसमें वावेल्स भी है, इसमें कॉन्सोनेंट भी है। इन सब का अपना अलग अलग इंडिविजुअल वर्ड्स का अपना एक अलग अलग प्रोनाउंसिएशन होता है। फिर इन सारे वर्ड्स लेटर्स को जोड़ के एक वर्ड बनता है और वर्ड किसी एक पर्टिकुलर चीज को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसा जो स्क्रिप्ट होता है उसे हम अल्फाबेटिक स्क्रिप्ट कहते हैं। तो ये तो था कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है कि इसके स्क्रिप्ट्स के आपको एग्जाम्पल पता होना चाहिए। तो लोगोग्राफिक स्क्रिप्ट का एग्जाम्पल आपको क्या मिलेगा, हड़प्पन सिविलाइजेशन का। और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बेसिकली आपको ब्राह्मी, एंशिएंट टाइम में आपको ब्राह्मी और खरोष्ठी स्क्रिप्ट देखने को मिलता है। तो ब्राह्मी और खरोष्ठी स्क्रिप्ट जो है ना ही वो पूरे, ये दोनों के बीच में है, एक मिक्सचर है। ये आपको याद रखना है कि ब्राह्मी और जो खरोष्ठी स्क्रिप्ट है इसे हम सेमी सिलेबिक और सेमी अल्फाबेटिक कहते हैं। ब्राह्मी और खरोष्ठी स्क्रिप्ट जो है वो सेमी सिलेबिक और सेमी अल्फाबेटिक स्क्रिप्ट के तौर पे कहा जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स को जरूर आप नोट करते हुए चलिए। देखिए, ये मैंने आपके लिए एक डायग्राम के थ्रू दिखाया हुआ है। तो ये है बेसिकली लोगोग्राफिक स्क्रिप्ट, यानी कि ये हड़प्पन सील्स हैं बेसिकली ये। और हड़प्पन सील्स में हम जानते हैं कि
सील्स में ज़्यादातर उनके जो राइटिंग जो थे वो ज़्यादातर इनके सील्स में उभर के आते हैं। तो ये एग्जाम्पल है लोगोग्राफिक स्क्रिप्ट का। और अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इस फिगर को अगर आप देखें तो बेसिकली आपको क्या दिख रहा है, जैसे आपके सामने वर्ड है इंग्लिश के या फिर हिंदी के जो वर्ड है उन्हें इंग्लिश में लिखा गया है और उसके लिए एक सिंबल लिखा गया है। अब सपोज करिए कि जैसे यहाँ पे ये अगर मैं वर्ड देखूं खा और ना, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, खाना, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है खाना। तो सिलेबिक स्क्रिप्ट में क्या होगा, अब सिलेबिक स्क्रिप्ट में इस सिंबल को इस्तेमाल किया जाएगा। एक ये ऐसा ये सिंबल है और ना के लिए ये एक सिंबल है। तो सिलेबिक स्क्रिप्ट में क्या होगा कि इसे नहीं लिखा जाएगा, हम इसे ऐसे लिख के दिखाएंगे, ये होता है सिलेबिक स्क्रिप्ट। और अल्फाबेटिक स्क्रिप्ट क्या होगा, इसका यूज होगा। कन्वे दोनों ही सेम चीज, एक ही चीज को किया जा रहा है कि कुछ खाने को बताया जा रहा है, लेकिन उसके जो एक्सप्रेशन है वो अलग अलग है। एक में इस सिलेबिक स्क्रिप्ट में उसी चीज को ऐसे दिखाया जाएगा और वहीं अल्फाबेटिक स्क्रिप्ट में इसे ऐसे दिखाया जाएगा। और लोगोग्राफिक स्क्रिप्ट में तो आप देख ही रहे हैं, उसमें हमें कॉन्सोनेंट, हमें वर्ड्स का, हमें अल्फाबेट का जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप सभी जरूर ध्यान रखिए, ये आपके कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग से है। और जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया कि लोगोग्राफिक स्क्रिप्ट का एग्जाम्पल है हरप्पन स्क्रिप्ट, और अगर हम सिलेबिक और अगर अल्फाबेटिक स्क्रिप्ट के बारे में बात करें तो इसमें आप दे सकते हैं ब्राह्मी एंड खरोष्ठी, जो कि सेमी सिलेबिक और सेमी अल्फाबेटिक, सेमी सिलेबिक और सेमी अल्फाबेटिक, ठीक है। तो इन सारे पॉइंट्स को जरूर नोट डाउन करते हुए चलिए अब हमें देखना है, हेडिंग आप देख पा रहे हैं, स्क्रिप्ट्स यूज्ड इन एंशिएंट एंड अर्ली मिडिवल इंडिया, यानी कि उन लिपियों के बारे में हमें जानना है जो कि प्राचीन और पूर्व मध्यकालीन भारत में इस्तेमाल किए जाते थे। अभी तक आप सभी जान भी चुके होंगे, ये तो रिपीट करने वाले पॉइंट्स हैं। मैंने आपको पहले भी बताया भी था कि अगर हम ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में बात करें तो वो है हरप्पन की स्क्रिप्ट, जो कि अभी तक अनडिसाइफर्ड है, यानी कि जिसे हम अभी तक पढ़ और समझ नहीं पाए हैं, ठीक है। अगर हम ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट जो कि डिसाइफर्ड है, जिसे कि हम पढ़ पाए हैं, वो है ब्राह्मी और खरोष्ठी के स्क्रिप्ट। बेसिकली ये अशोक के इंस्क्रिप्शन से जुड़े हुए हैं, ये पॉइंट आपको याद रखना है। अराउंड 4th सेंचुरी BCE का टाइम पीरियड है। इसके साथ में जो इस आपको पता होगा जेम्स प्रिंसेप, हमने उनके बारे में डिस्कस भी किया था। जेम्स प्रिंसेप वो फाइनल, कई सारे ऑफिसर्स थे, ऐसा नहीं था कि सिर्फ और सिर्फ जेम्स प्रिंसेप ने ही ब्राह्मी और खरोष्ठी स्क्रिप्ट को डिसाइफर्ड किया। ये कलेक्टिव एफर्ट था, इसमें कई सारे ऑफिसर्स इन्वॉल्व थे, लेकिन फाइनल जो स्टेप था वो जेम्स प्रिंसेप के द्वारा लिया गया और इन्होंने ब्राह्मी और खरोष्ठी स्क्रिप्ट को डिसाइफर्ड किया, ठीक है। तो ये है। फिर ब्राह्मी स्क्रिप्ट का फर्दर डेवलपमेंट होता है सिद्धामात्री का, और फिर आज के टाइम में यानी कि हम जो नागरी और जो देवनागरी स्क्रिप्ट देखते हैं या किसी भी अदर भाषा के स्क्रिप्ट्स के बारे में अगर हम बात करते हैं तो उनका डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो फैक्ट्स आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, मैंने आपको टेबल के फॉर्मेट में दिखा दिया है, ठीक है। तो एक एक करके अब हम ब्राह्मी और खरोष्ठी स्क्रिप्ट की एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हम उन्हें देखते हैं। तो ब्राह्मी के बारे में अगर हम बात करें तो इसका ओरिजिन हमें क्लियर नहीं है, ये कैसे लिखा जाता था, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट लिखा जाता था। बेसिकली इसके 3 स्टेजेस होते हैं, ब्राह्मी स्क्रिप्ट के डेवलपमेंट के 3 स्टेजेस हैं। पहला अर्ली ब्राह्मी, मिडिल ब्राह्मी और लेट ब्राह्मी, ठीक है। तो अर्ली ब्राह्मी का एग्जांपल क्या होगा, अशोकन ब्राह्मी में हमें देखने को मिलता है। मिडिल ब्राह्मी में यानी कि कुषाण डायनेस्टी में देखने को मिलता है। और जो लास्ट, जो लेटर पीरियड जो हमें गुप्ता ब्राह्मी जो देखने को मिलता है वो आ जाता है गुप्ता डायनेस्टी का। तो आप इन सबके एग्जाम्पल्स को जरूर रखिए, या एज इट इज आप भी आप जब आप कॉपी में नोट डाउन कर रहे हैं तो आप भी ऐसे ही टेबल को बनाते हुए चलिए। फिर टाइम के साथ में ब्राह्मी स्क्रिप्ट का डेवलपमेंट होता है जो कि सिद्धा मात्रिका और या जिसे हम कुटिला स्क्रिप्ट कहते हैं, सिद्धा मात्रिका या कुटिला। ये कहाँ से इवॉल्व होता है, ये गुप्ता ब्राह्मी से। गुप्ता ब्राह्मी क्या है, लेट ब्राह्मी, ठीक है। तो गुप्ता ब्राह्मी से क्या इवॉल्व होता है, सिद्धा मात्रिका और कुटिला स्क्रिप्ट। फिर इसी सिद्धा मात्रिका और कुटिला स्क्रिप्ट से डेवलप होता है जो कि प्रेजेंट टाइम में हम जिसे नागरी या देवनागरी स्क्रिप्ट कहते हैं। कहाँ से इवॉल्व हुआ,
अराउंड 1000 CE हम देखते हैं सिद्धा मातृका से ये इवॉल्व होता है। और फिर सिद्धा मातृका से ही अराउंड 14 to 15 सेंचुरी यानी कि अर्ली मिडिवल इंडिया में हम देखते हैं कि कई सारे स्क्रिप्ट जैसे बंगाली, असमीज, उड़िया, मैथिली, शारदा स्क्रिप्ट जो कि कश्मीर में यूज किया जाता है, इन सब का डेवलपमेंट होता है। तो ये एक पूरा चेन चलते हुए आता है जिसका ग्रोथ कहाँ से स्टार्ट होता है, सबसे पहले ब्राह्मी से फिर हम आते हैं सिद्धा मातृका, और सिद्धा मातृका से ही अलग अलग तरीके से कई सारे मॉडर्न जो भी नॉर्थ इंडियन, खास करके ये जो पॉइंट है ये आपको याद रखना है कि हम नॉर्थ इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। ये नॉर्थ इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, ये होल इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, ये नॉर्थ इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। और सिद्धा मातृका से ही, जिसे कुटिला भी कहा जाता है, उससे मॉडर्न टाइम के जो स्क्रिप्ट्स हैं अलग अलग लैंग्वेजेस के, वो इवॉल्व होते हैं, ठीक है। चलिए अब चलते हैं। अगर हम खरोष्ठी स्क्रिप्ट के बारे में बात करें तो बेसिकली ये राइट टू लेफ्ट लिखा जाता था, और ब्राह्मी कैसे लिखा जाता था, लेफ्ट टू राइट। और खरोष्ठी कहाँ लिखा जाता है, राइट टू लेफ्ट, ठीक है। कोर एरिया के बारे में अगर हम बात करें कि ये कहाँ पे ज्यादातर हमें मिलते हैं, तो वो है नॉर्थ वेस्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, यानी कि इंदस, स्वात और काबुल रिवर वैली। इसके बेस्ट एग्जाम्पल्स को अगर आपसे कोई पूछे तो अशोक का जो सावज गरही और जो मानसेरा का जो इंस्क्रिप्शन है, एक तो वो एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल है इंडो ग्रीक किंग्स, इंडो पार्थियन किंग्स और कुशान किंग्स। जब हम पोस्ट मॉडर्न पीरियड में चलेंगे तो हम इनके बारे में पढ़ेंगे, तो आपको इनके एग्जाम्पल्स का जरूर याद रखना है कि ये किसके स्क्रिप्ट्स में आपको देखने को मिलते हैं, खरोष्ठी के बारे में। और अराउंड 3rd सेंचुरी सीई में हम देखते हैं कि खरोष्ठी स्क्रिप्ट का जो यूज जो होता है वो डिक्लाइन हो जाता है। अब इसके बाद से हमें जो खरोष्ठी इंस्क्रिप्शन में लिखे या स्क्रिप्ट में जो लिखे हुए जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो बहुत ही कम हो जाते हैं, धीरे धीरे एकदम डिक्लाइन करके अपने एंड पे आ जाते हैं, ठीक है। तो ये तो था पूरा का पूरा नॉर्थ इंडिया का पिक्चर स्क्रिप्ट के कॉन्टेक्स्ट में। इसी तरीके से अगर हम साउथ इंडिया के बारे में अगर हम बात करें कि साउथ इंडिया में किस तरीके से स्क्रिप्ट का डेवलपमेंट होता है, हमने पहले भी बात किया था। अगर हम ओल्ड तमिल अर्लीस्ट लिटरेचर के बारे में बात करें तो वो हमें संगम लिटरेचर के फॉर्म में देखने को मिलता है, जिसमें बेसिकली हमें तमिल ब्राह्मी के कुछ जो स्क्रिप्ट जो इस्तेमाल किया जाता है, जो कि ओल्ड तमिल को लिखने के लिए जो किया गया, वो होता है तमिल ब्राह्मी, जिसे कि हम ओल्ड स्क्रिप्ट कहते हैं। कहाँ ज्यादातर हमें मिलते हैं, तमिलनाडु के रॉक शेल्टर्स और केव में देखने को मिलता है। इसे भी दो फेज में डिवाइड किया जाता है, तमिल ब्राह्मी, अर्ली तमिल ब्राह्मी और लेट तमिल ब्राह्मी, ठीक है। फिर एंशियंट टाइम से फिर जब हम अर्ली मिडिवल टाइम पीरियड में आते हैं तो इसी ओल्ड ये जो तमिल ब्राह्मी जो स्क्रिप्ट है ये इवॉल्व करता है 3 स्क्रिप्ट में, ग्रंथ, तमिल और वातेलेतु। ग्रंथ, तमिल और वातेलेतु, ठीक है। ग्रंथ और तमिल जो स्क्रिप्ट था, ये हम लैंग्वेज नहीं है, ये हम स्क्रिप्ट के बारे में बात कर रहे हैं। जो ग्रंथ और जो तमिल स्क्रिप्ट जो था उसमें हम क्या करते थे, संस्कृत को लिखने के लिए इस्तेमाल करते थे। यानी कि संस्कृत भाषा को साउथ इंडिया में अर्ली मिडिवल टाइम में किन दो स्क्रिप्ट में लिखा जाता था, ग्रंथ और तमिल में, ठीक है। और तमिल को लिखने के लिए जिस स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया जाता था वो था वातेलेतु, ठीक है। और ये आपको पॉइंट याद रखना है, तमिल स्क्रिप्ट का हमें यहाँ पे याद रखिएगा कि तमिल लैंग्वेज एक अलग है और तमिल स्क्रिप्ट के बारे में लैंग्वेज और स्क्रिप्ट दोनों डिफरेंट है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। हम यहाँ पे स्क्रिप्ट के बारे में बात कर रहे हैं, लैंग्वेज के बारे में नहीं। तो ग्रंथ और तमिल स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किस लिए किया जाता था, संस्कृत में लिखने के लिए। और तमिल लैंग्वेज में जो भी हमको अगर टेक्स्ट लिखते थे या बुक लिखा जाता था तो उसमें किस स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया जाता था, वो होता था वातेलेतु। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये मैंने आपको लिखा भी हुआ है, आप इसे जरूर पढ़ते हुए जाइए। तमिल स्क्रिप्ट जो कि संस्कृत के लिए यूज किया जाता था, फर्स्ट हमें कहाँ देखने को मिलता है, तो पल्लव डायनेस्टी में, यानी कि पल्लव राजाओं के टाइम के दौरान हमें इस चीजों को देखने को हमें मिलता है, ठीक है। और फिर इसी के बाद से तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम स्क्रिप्ट का भी डेवलपमेंट होता है टाइम के साइड में। तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम जो है वो बेसिकली मिडिवल टाइम में यानी कि 14th और 15th सेंचुरी में है। जो मलयालम स्क्रिप्ट है वो कहाँ से इमर्ज करता है, वो ग्रंथ स्क्रिप्ट से इमर्ज करता है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आप लोग जरूर इन सारी चीजों को याद करते हुए चलें।
और नोट डाउन करते हुए चलें, ताकि बाद में आप अच्छे से अगर नोट हो जाएगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना होगा। ठीक है, चलिए। तो अब तक तो हमने स्क्रिप्ट के जो अपने जो पूरा जो पॉइंट था उसे अब हमने पढ़ लिया है। अब हम जिस पॉइंट की तरफ बढ़ने वाले हैं वो रहेगा कि एंशिएंट इंडिया में और अर्ली मिडिवल इंडिया में जो भी इंस्क्रिप्शंस यूज हुए, जो भी इंस्क्रिप्शंस यूज हो रहे थे, उसमें बेसिकली किस लैंग्वेज को या किन किन लैंग्वेज में लिखा गया। हमने पढ़ लिया है अभी तक स्क्रिप्ट, अब हम पढ़ेंगे लैंग्वेज। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक, जैसा कि आप सभी हेडिंग देख पा रहे हैं, इसमें हम पढ़ने वाले हैं लैंग्वेजेस ऑफ एंशिएंट इंडियन स्क्रिप्ट्स। और किसके कॉन्टेक्स्ट में हम देखेंगे? बेसिकली नॉर्थ इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे। तो फर्स्ट में जैसा कि हमने देखा कि जो डिसाइफर्ड स्क्रिप्ट जो था वो हमें अराउंड 4th सेंचुरी ब्राह्मी और खरोष्ठी स्क्रिप्ट में लिखा गया था। अगर हम इन अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शंस के बारे में बात करें तो जो लैंग्वेज इस्तेमाल होते थे वो कौन से थे? प्राकृत लैंग्वेज। ठीक है, तो अर्लीस्ट लैंग्वेज का जो इस्तेमाल होता है वो हमें देखने को मिलता है प्राकृत लैंग्वेज। फिर प्राकृत लैंग्वेज के बाद में जो सेकंड फेज में जो हम जिस लैंग्वेज का इमर्जेंस देखते हैं वो होता है संस्कृत का। ठीक है, संस्कृत का, जिसका हमें फर्स्ट एग्जाम्पल हमें कब से देखने को मिल जाता है? अराउंड 1st सेंचुरी BCE से हमें एग्जाम्पल देखने को मिलता है। फिर इसके बाद से लगभग जितने भी जो इंस्क्रिप्शन जो थे, यानी कि 4th सेंचुरी CE तक, ये दोनों की इस टाइम के जितने भी जो इंस्क्रिप्शंस जो होते थे वो ज़्यादातर मिक्सचर में होते थे। उसमें संस्कृत एलिमेंट्स भी रहेंगे और उसमें प्राकृत के एलिमेंट्स भी रहेंगे, यानी कि संस्कृत और प्राकृत भाषाओं का इस्तेमाल करके, और लिपि रहेगी आपकी बेसिकली ब्राह्मी, या और अगर नॉर्थ वेस्ट में अगर इस्तेमाल किया जा रहा है तो वो रहेगा खरोष्ठी। तो इन दो संस्कृत और प्राकृत लैंग्वेज का इस्तेमाल करके ज़्यादातर जो इंस्क्रिप्शंस जो हैं वो लिखे जाते थे। इसी के अराउंड जब हम 3rd सेंचुरी CE तक में आते हैं तो संस्कृत बेसिकली जितने भी अब जो इंस्क्रिप्शंस जो लिखे जा रहे थे या जो बनाए जा रहे थे, इसने प्राकृत को रिप्लेस कर दिया। ठीक है, यानी कि अब 3rd सेंचुरी के बाद से हमें जितने भी इंस्क्रिप्शंस देखने को मिलेंगे वो ज्यादातर किस भाषा में लिखे जा रहे हैं? संस्कृत भाषा में लिखे जा रहे हैं। ठीक है, अब संस्कृत भाषा के बाद से फिर एक टाइम पीरियड ऐसा आता है 4th से लेके 6th सेंचुरी के बीच में, जहाँ की संस्कृत ये एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज के तौर पे इवॉल्व करता है ऑल ओवर इंडिया। आपको ये पॉइंट याद रखना है। ठीक है, स्टैंडर्ड लैंग्वेज के तौर पे इवॉल्व करता है संस्कृत, जहाँ पे कि मेजॉरिटी ऑफ जो इंस्क्रिप्शंस जो लिखे गए वो संस्कृत में लिखे गए। ठीक है, ये कब होता है? इसका टाइम पीरियड बेसिकली क्या है? 4th से लेके 6th सेंचुरी CE। हम कॉमन एरा के बारे में बात कर रहे हैं। और फिर इसके बाद से आता है पोस्ट गुप्ता पीरियड। पोस्ट गुप्ता पीरियड में हम क्या देखते हैं? इसमें आज के टाइम में हम जो रीजनल लैंग्वेजेस जो बोले जाते हैं, जैसे मैथिली, उड़िया, असमीज, जितने भी ये सारे भाषाएं हैं, मैथिली हुई, महाराष्ट्रियन भाषा होता है, ये सारे के सारे लैंग्वेजेस जो हैं वो इवॉल्व होके आते हैं। तो अगर आप रिकॉल करते हैं तो स्क्रिप्ट के साथ साथ में भी जैसे ही रीजनल स्क्रिप्ट का इमर्जेंस होता है तो उसी के साथ साथ में रीजनल लैंग्वेजेस का भी होता है। पहले सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मी और खरोष्ठी स्क्रिप्ट से तो सिर्फ प्राकृत लैंग्वेज था, फिर टाइम के साथ में संस्कृत आया, फिर उसके साथ में संस्कृत और प्राकृत का कॉम्बिनेशन आता है। फिर हम देखते हैं कि संस्कृत डोमिनेंट हो जाता है और प्राकृत जो है वो धीरे धीरे डिक्लाइन करता है, और फिर धीरे धीरे हम देखते हैं कि कई सारे रीजनल लैंग्वेजेस का ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ये प्राकृत डिक्लाइन कर रहा है, बेसिकली इसका मतलब ही यही है कि रीजनल लैंग्वेजेस जो हैं वो इवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। ये आपको एक क्रोनोलॉजी आपके दिमाग में होना चाहिए कि किस तरीके से लैंग्वेजेस का ग्रोथ हुआ, किस तरीके से स्क्रिप्ट का ग्रोथ हुआ। और ये कॉन्टेक्स्ट था नॉर्थ इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। सिर्फ आपको एक ऑल ओवर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि 4th to 6th सेंचुरी के बीच में संस्कृत जो है वो एज अ प्रीमियर लैंग्वेज, एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेज ऑफ इंस्क्रिप्शन ऑल ओवर इंडिया में उभर के आता है। ठीक है, चलिए। इसी तरीके से अगर हम बात करें साउथ इंडिया के बारे में, तो साउथ इंडिया में आप अभी हमने पहले पढ़ा भी है तो कि पहले हमें ओल्ड तमिल लैंग्वेज में देखने को मिलता है,
जिसका एग्जाम्पल हमें संगम लिटरेचर में मिलेगा। फिर उसके बाद में हम क्या करते हैं, देखते हैं कि संस्कृत और प्राकृत का कॉम्बिनेशन। तो बेसिकली इसमें क्या है कि हमें प्राकृत यानी कि उस टाइम के जो नेचुरल जो भाषाएं जो उस जगह पे क्षेत्र पे जो बोली जाती थी उनका हमें यूज देखने को मिलता है। फिर इसके बाद में तमिल और संस्कृत का कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिलता है, ठीक है। फिर इसके बाद में आता है कन्नड़ और तेलुगु लैंग्वेज का डेवलपमेंट, और सबसे लेटर पीरियड में हम किस लैंग्वेज का डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है, वो है मलयालम। तो ये एक रफ आइडियोलॉजी आप अपने दिमाग में रखिए। देखिए इसमें कोई भी एकदम एग्जैक्ट डेट हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, ये सभी के सभी एक टेंटेटिव डेट है। कहीं से कुछ एविडेंस मिलता है तो उसी से हम एग्जैक्ट डेट पता लगाना कि इस तारीख को इस महीने और इस साल में से ही इस लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है, ये बहुत ही मुश्किल है। हमें जो एविडेंसेस मिलते हैं हम उसी बेसिस पे स्कॉलर्स और हिस्टोरियंस इस डेट को आइडेंटिफाई करते हैं, तो एक टेंटेटिव डेट होता है, ठीक है। एक रफ क्रोनोलॉजी बस आप सभी के माइंड में होना चाहिए। जैसे कि इन सब में क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं, आपको इन 4 लैंग्वेजेस दे दिए जाएंगे, इसमें आपसे पूछ दिया जाएगा कि इसमें सबसे अर्लीस्ट कौन था, या इनको क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज कीजिए कि पहले डेवलपमेंट किसका होता है। तो जैसे तमिल है, कन्नड़ है, तेलुगु है, मलयालम है, तो अब आपसे पूछ दिया जाएगा कि इसको आप क्रोनोलॉजिकली इनके डेवलपमेंट लैंग्वेज के डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग रखिए। तो आपको याद होना चाहिए कि तमिल है, फिर कन्नड़ और तेलुगु हमें देखने को मिलता है, फिर मलयालम देखने को मिलता है। तो ये पॉइंट इस तरीके से आपको याद रखने हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। चलिए, तो अब तक हमने क्या कर लिया, अभी अभी तक हमने स्क्रिप्ट को पढ़ लिया, अब हमने लैंग्वेज को भी पढ़ लिया। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, किस हिस्टोरिकल पीरियड, यानी कि बेसिकली हम इसमें क्या समझने वाले हैं कि इंस्क्रिप्शन को किस तरीके से डेट किया जाता है, किस तरीके से हम इंस्क्रिप्शन को डेट करते हैं, या एंशिएंट और अर्ली मिडिवल इंडिया में हमें जो इंस्क्रिप्शंस जो मिलते हैं वो किस तरीके से या किस प्रकार की डेट को दिखाते हैं। क्या उनमें कोई टाइम का कंसेप्ट है, क्या उनमें कोई, जिस तरीके से आज हम कहते हैं कि डेट हो गया, मंथ हो गया और ईयर हो गया, तो क्या ये चीज हमें जो एंशिएंट और अर्ली मिडिवल इंडिया के जो इंस्क्रिप्शंस जो है क्या वो हमें देखने को मिलता है। तो अब हम इन सारे पॉइंट्स को पढ़ेंगे और समझेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाउ इंस्क्रिप्शंस आर डेटेड, यानी कि अभिलेखों की तिथि को हम कैसे निर्धारित करते हैं या समझते हैं। तो इसके दो तरीके से हमें एंशिएंट और अर्ली मिडिवल इंडिया में हमें दो मेथड्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहला तो है रेगनल ईयर और एरा, और दूसरा होता है यूज ऑफ क्रोनोग्राम्स। रेगनल एरिया ईयर और एरा बेसिकली संवत संवत आप कह सकते हैं। रेगनल ईयर को हम कह सकते हैं कि किसी राजा से जुड़ा हुआ, ठीक है। और एरा को बेसिकली हम किसी संवत से जोड़ के देख सकते हैं, जैसे विक्रम संवत, शक संवत, इस तरीके से, ठीक है। और यूज ऑफ क्रोनोग्राम को क्रोनोग्राम ही कहा जाता है। हम जैसे आगे बढ़ते हैं तो हम इसे समझेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट जो रेगनल ईयर्स या फिर जो एरा है हम उसे समझते हैं। रेगनल ईयर्स या एरा को बेसिकली हम किसी इंपॉर्टेंट, किसी भी किंग या कोई भी प्राचीन समय में या जो भी राजा होते थे वो किसी इंपॉर्टेंट इवेंट को दर्शाने के लिए उस डेट को बिगिनिंग करते थे। फॉर एग्जांपल जो जो मोस्ट कॉमन मेथड जो इवॉल्व होता है उसमें क्या होता है कि जो भी राजा या कोई भी राजकुमार जब वो राजा बनता है और अपने आप को एक ऐतिहासिक तौर पे दिखाना चाहता है तो ऐसे में वो उस एरा को स्टार्ट करता है। जैसे यहाँ पे हमारे सामने कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे विक्रम एरा है, शक एरा है, कालाचुरी छेदी एरा है, गुप्ता एरा है, कोल्लम एरा है, चालुक्य विक्रम एरा है, हर्ष एरा है। तो ये इन सारे चीजों के एरा या रीजनल ईयर के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। कोई भी राजा अपने राज्याभिषेक या किसी अपनी उपलब्धि को दिखाने या दर्शाने के लिए किसी एक पर्टिकुलर ईयर या किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड को एक्सेप्ट करते हैं और वहीं से डेट का काउंटिंग इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये तो हो जाता है, कई सारे रेगुलर ईयर्स हैं तो इनका आप डेट भी याद रखें। यूपीएससी में तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप स्टेट पीसीएस के लिए पढ़ रहे हैं तो आपसे डायरेक्टली ये सारे
आपको याद होना चाहिए कि विक्रम एरा का टाइम क्या है, BCE है, और शाका एरा आपको जरूर ये भी याद रखना है, क्योंकि जो हमारा इंडिया का जो नेशनल कैलेंडर है वो शाक एरा के ऊपर बेस्ड है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स जो है आपको याद रखने हैं, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। तो दूसरा पॉइंट है क्रोनोग्राम। तो एक तो था कि अगर हम एंशिएंट इंडिया में अगर हम देखते हैं अपने इंस्क्रिप्शंस को, तो कुछ जगह पे तो एरा में के फॉर्म में डेट्स दिए जाते थे, यानी कि संवत के तौर पे दिए जाते थे, और कुछ जगह हमें ऐसे इंस्क्रिप्शन भी देखने को मिलते हैं जहाँ पे कि क्रोनोग्राम्स का इस्तेमाल किया जाता था। अब क्रोनोग्राम्स क्या है? बेसिकली यूज ऑफ वर्ड्स इंस्टीड ऑफ नंबर्स, यानी कि अंकों का इस्तेमाल ना करके बल्कि हम प्रतीकों का इस्तेमाल करते हैं। अब एरा में हम सपोज करिए कि आपके सामने एक इंस्क्रिप्शन है और उस इंस्क्रिप्शन के बेस में लिखा हुआ है 58 विक्रम संवत लिखा हुआ है, और उसमें उसका डेट निर्धारित किया हुआ है जैसे 78, ठीक है, 78 BCE लिखा हुआ है। ये पॉइंट है। तो यहाँ तो आपने डायरेक्टली पढ़ लिया कि 78 है तो आप समझ गए, या फिर मान लीजिए विक्रम संवत नहीं भी लिखा अगर होगा तो 78 है, तो आप यहाँ से अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ ये किसके संवत से या किसके एरा से जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर आपके सामने कोई अगर एक इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ है और डेटिंग के टाइम पे, जैसा कि मान लीजिए सपोज करिए लोक भूमि और कर लिखा हुआ है, उसके नीचे क्या लिखा हुआ है? लोक भूमि और कर। तो अब आप ऐसे इंस्क्रिप्शन के को कैसे पता लगाएंगे कि ये कौन से साल का है? तो एंशिएंट इंडिया में हमें कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजी देखने को मिलते हैं, जैसे 1 को रिप्रेजेंट किया जाता है भूमि से, 2 को रिप्रेजेंट किया जाता है कर से, 3 को रिप्रेजेंट किया जाता है लोक से, और 4 को रिप्रेजेंट किया जाता है वेद से। तो जब भी ऐसे आपको वर्ड्स अगर एंशिएंट इंडिया में या अर्ली मिडिवल इंडिया में देखने को मिलेंगे, तो पहले तो इसका एक तरीका है कि जिस तरीके से इसे लिखा गया है, जैसे मैंने आपको लिख के भी दिखाया हुआ है कि लोक भूमि और कर, लेकिन जब आप इसे रीड करेंगे तो आप इसे लेफ्ट हैंड से ना रीड करते हुए राइट हैंड से डील करेंगे। ये बात याद रखना है, राइट हैंड से आपको रीड करना है, ना कि लेफ्ट हैंड से। लिखा लेफ्ट हैंड से जाएगा लेकिन पढ़ेंगे राइट हैंड साइड से। तभी तो देखिए कि लोक का क्या लिखा हुआ है? लोक का यहाँ पे ऑर्डर क्या है? 3। तो इस अगर हम नॉर्मल सीक्वेंस में देखेंगे तब तो पहले 3 आना चाहिए था। फिर भूमि का क्या है? भूमि का है 1, और फिर कर का क्या है? 2। तो आपको लग रहा होगा कि 312 लिखा हुआ आना चाहिए था। नहीं, आपको इसे उल्टे तरीके से लिखना है। पढ़ना सीधे तरीके से है पर लिखना उल्टे तरीके से है। तो जो लोक है वो क्या है? 3। तो 3 को आप सबसे लास्ट में लिखेंगे। भूमि का क्या है? भूमि का है 1, ठीक है, तो 1 बीच में आ गया। और कर का क्या है? कर है 2, तो 2 आ जाएगा सबसे पहले। तो इस तरीके से 213 आपको लिखना पड़ेगा। तो आपको हमेशा लिखना, आपको रीड करना है, रीड फ्रॉम राइट हैंड साइड, ठीक है। और जैसे ही आप रीड करते हुए चले फिर आप एग्जैक्टली उसी सेंस में लिखते हुए चलिए। तो ये भी एक क्रोनोग्राम मेथड का इस्तेमाल किया जाता था, अदर देन संवत या किसी रेगनल ईयर का, या किसी राजवंश या किसी राजा के राज्याभिषेक को के दिखाने के अलावा एक और मेथड हमें देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए, तो इसे भी आप सभी नोट डाउन करते हुए चलिए। तो अब हमने क्या क्या कवर कर लिया? हमने स्क्रिप्ट कवर कर लिया, हमने लैंग्वेज कवर कर लिया, और हमने हिस्टोरिकल पीरियड यानी कि डेटिंग द इंस्क्रिप्शन को कवर कर लिया। अब हम क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं, क्या लिखा है और किसके बारे में लिखा हुआ है। तो बेसिकली इसमें हम क्या पढ़ेंगे, हम इन दोनों चीजों को एक ही टॉपिक में क्लासीफाई करते हैं, और इसको कहा जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्क्रिप्शन, ठीक है। किस तरह से हम अभिलेखों को वर्गीकृत करते हैं। तो इसके कई सारे तरीके हैं, लेकिन 3 ब्रॉड तरीके हैं जिनमें कि हम इन्हें क्लासिफाई करते हैं। हम अपने नेक्स्ट स्लाइड में अब उसे पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इंस्क्रिप्शंस को बेसिकली हम उनके कंटेंट और उनके पर्पस के बेसिस, यानी कि उनके विषय वस्तु और उनके प्रयोजन के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें, तो बेसिकली हम उन्हें 3 तरह से, मैंने बताया भी कि उसे हम क्लासीफाई करते हैं। पहला है डोनेटिव,
दूसरा है डेडिकेटिव और तीसरा है कमेमोरेटिव। डोनेटिव यानी कि दान अभिलेख, दान के अभिलेख। डेडिकेटिव को हम समर्पित या विशिष्ट अभिलेख भी कह सकते हैं, और कमेमोरेटिव यानी कि स्मृति अभिलेख। डोनेटिव क्या होगा? दान अभिलेख। डेडिकेटिव क्या होगा? विशिष्ट या समर्पित अभिलेख। और कमेमोरेटिव इंस्क्रिप्शन क्या होंगे? स्मृति अभिलेख। ठीक है, स्मृति अभिलेख में बेसिकली इसको हम कैसे समझेंगे कि किसी विशेष घटना को दिखाने या याद करने के लिए, किसी भी विशेष घटना को दिखाने या याद रखने के लिए ऐसे प्रकार के इंस्क्रिप्शन को हम कमेमोरेटिव या स्मृति अभिलेख कहते हैं। डेडिकेटिव इंस्क्रिप्शन बेसिकली क्या होगा? किसी पर्टिकुलर किंग या किसी इंपॉर्टेंट किंग से जुड़ा हुआ या उसके इंपॉर्टेंट किसी एक्ट से जुड़ा हुआ अगर होगा। बेसिकली इसमें जितने भी हम एंशिएंट इंडिया में या अर्ली मिडिवल इंडिया में जो हम प्रशस्ति देखते हैं, ठीक है, इंग्लिश में जिसे पैनिग्रिफ्स कहा जाता है, तो उन्हें इसके अंडर में क्लासिफाई किया जाता है। और डोनेटिव इंस्क्रिप्शन में बेसिकली क्या होगा? जैसे कि दान देने वाले, आप समझ ही गए होंगे, दान जैसे कि हम मंदिरों को दान देते हैं या भूमि दान दिया जाता था, तो ऐसे जो इंस्क्रिप्शंस होंगे उन्हें हम डोनेटिव के कैटेगरी में रखते हैं। तो ये 3 ब्रॉडर क्लासिफिकेशन है जिनमें कि इंस्क्रिप्शंस को पढ़ा जाता है। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको उस इम्पोर्टेंट इंस्क्रिप्शंस के बारे में पता होना चाहिए। क्वेश्चंस जो है एग्जाम्स में आपको स्टैंडर्ड डेफिनेशन के तौर पे तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन उनके एग्जाम्पल्स और जो प्रोमिनेंट उनके जो एग्जाम्पल्स हैं वो आपको याद रखना है। ठीक है, तो कमेमोरेटिव इंस्क्रिप्शन यानी कि स्मृति अभिलेख, जिसमें कि हम किसी विशेष घटना की याद में लिखा जाता है, तो उसके कुछ जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं वो मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, आप लोग इसे लिखते हुए चलिए। तो लुम्बिनी पिलर इंस्क्रिप्शन जो कि अशोक का है, ये किस कॉन्टेक्स्ट में है? बेसिकली बुद्ध के, जब अशोक ने बुद्ध के बर्थ प्लेस यानी कि लुम्बिनी में विजिट किया था। ठीक है, तो ये भी एक इसका एग्जाम्पल है। इसी तरीके से मेमोरियल स्टोन्स होते हैं, तो नागार्जुन कोंडा यानी कि जो बेसिकली आंध्रा में हमें देखने को मिलता है, तो यहाँ पे फीचर्स मैंने बताया हुआ है। ये 12 फीट हाई लाइमस्टोन यानी कि चूना पत्थर का बना हुआ है। इसमें 29 वुमेन्स ऑफ द इक्ष्वाकु फैमिली है। कलेक्टिवली मॉर्निंग किंग चंतामुलाटू यानी कि जो इक्ष्वाकु डायनेस्टी के एक जो किंग है चंतामुला वन, उनके मरने के कॉन्टेक्स्ट में जब वो मर जाते हैं तो एक जो दुखद जो सिचुएशन जो उभर के आता है उसको इसमें दर्शाया गया है। ठीक है, दूसरा है एक नागार्जुन कोंडा का मेमोरियल पिलर, जो कि एक आर्टिजन जिसका नाम है मलुभूता, उसके जो एक प्लेस है पावायाता, ये इंडिया के कुछ प्लेसेस हैं जो कि आंध्र रीजन से बिलोंग करते हैं, वहां पे हमें ये इंस्क्रिप्शन मिलता है। उसी तरीके से अगर हम बात करें तो मेमोरियल स्टोन्स का जो हमें सबसे ज्यादा जो एविडेंस मिलता है वो हमें कहाँ पे देखने को मिलता है? वो हमें देखने को मिलता है कर्नाटका में। तो ये सारे के सारे जो प्लेसेस हैं, सिद्धनेहाली, केम्बालू, शिकारीपुर, गोलरहट्टी, अतकूर और तंबूर, ये जितने भी जो एग्जाम्पल्स हैं ये कर्नाटका से हैं। तो इसका कॉन्टेक्स्ट फीचर्स भी मैंने आपको दिया हुआ है कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर हम मेंस के एग्जाम्पल को याद रखते हैं, बट वुमेन्स के भी एग्जाम्पल को याद रखना चाहिए। तो ये वो 3 प्लेसेस है जहाँ पे कि हमें वुमेन्स के एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं, इनकी याद में ये मेमोरियल स्टोन्स यानी कि कुछ ऐसे पिलर्स बनाए जाते थे। तो ये 3 जगह है जहाँ पे हीरोइक डेथ ऑफ वुमेन। इंस्क्रिप्शन फ्रॉम गोलरहाटी एंड अतकूर, यहाँ पे एक यूनिक सा चीज क्या है कि जो पालतू कुत्ते जो होते थे, ठीक है, उनके याद में कुछ एक इंस्क्रिप्शन हमें देखने को मिलता है। तो गोलरहाटी में एक पुनीशा नाम का एक हमें डॉग मिलता है, और अतकूर में एक हमें काली नाम का एक डॉग मिलता है जो कि वाइल्ड बोर को डिफीट करते हुए मारे जाते हैं। उसी तरीके से तंबूर में हमें एक इंस्क्रिप्शन देखने को मिलता है जिसमें कि कादम डायनेस्टी के एक रूलर, उनका एक पेट पैरट होता है जिसे वो बहुत ज़्यादा संभाल के रखते हैं और वो मर जाता है। स्टोरी बेसिकली ये है कि बिल्ली आके एक बार उसे खा के चली जाती है और उसके याद में ये जो राजा होते हैं ये इतने दुखी हो जाते हैं कि खुद ही सुसाइड कमिट कर लेते हैं। तो इस इवेंट को भी दिखाया गया है और इस तरीके से
इंस्क्रिप्शंस में इन सारे सभी चीज़ों को रिकॉर्ड किया गया है, जो कि उस टाइम और उस पीरियड के इंफॉर्मेशन के बारे में, उस किंग के डायनेस्टिक, उसके रहन सहन, उसके तौर तरीके के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो इन सभी को आप जरूर याद रख लीजिएगा। तो ये जो हमने कैटेगरी पढ़ा, ये कौन सा कैटेगरी था? ये था कमेमोरेटिव इंस्क्रिप्शन, यानी कि स्मृति अभिलेख। इसी तरीके से अगर हम डोनेटिव इंस्क्रिप्शंस, यानी कि जो दान में जो दिया गया है, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट 3 कैटेगरी ऑफ इंस्क्रिप्शन है, जिसमें आ जाता है सतवाहन और क्षत्रपा रूलर्स का जो इपिग्राफ, जो कि हमें नासिक में देखने को मिलता है। इसका फीचर क्या है कि इट इज द अर्लीस्ट स्टोन इंस्क्रिप्शन रिकॉर्डिंग लैंड ग्रांट विथ टैक्स एग्जेम्पशन, यानी कि सबसे पहला हमें स्टोन इंस्क्रिप्शन देखने को मिलता है जिसमें भूमि दान, जिसमें राजा द्वारा भूमि दान दिया जाता है और उसे कर मुक्त किया जाता है। ठीक है, ये है पल्लवा और शालंक्या ग्रांट, जो कि अर्लीस्ट सर्वाइविंग कॉपर प्लेट ग्रांट है, यानी कि बेसिकली जिस मटेरियल पे हमें लिखा हुआ है, कुछ स्टोन्स पे भी हो सकते थे, तो जिस पे ये मेंशन किया गया है वो कॉपर प्लेट में है। उसी तरीके से कलाचला ग्रांट ऑफ किंग इशाव्रता, ये भी कॉपर पे लिखा हुआ है। अगर हम बात करें डेडिकेटिव इंस्क्रिप्शंस के बारे में, यानी कि जो विशिष्ट या समर्पित, हिंदी में और भी हम जिसे प्रशस्ति या पेनेग्रिफ कहते हैं, तो इसके भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं। हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन ऑफ खारबेल, जो कि कलिंग के राजा 1st सेंचुरी BCE के अराउंड उनके बारे में बताता है। प्रयाग प्रशस्ति बहुत ही फेमस है, जो कि गुप्ता रूलर समुद्रगुप्त से रिलेटेड है। जूनागढ़ का इंस्क्रिप्शन, जो कि फर्स्ट संस्कृत में लिखा हुआ लॉन्ग प्योर इंस्क्रिप्शन है। संस्कृत में लिखा हुआ लॉन्ग एंड प्योर संस्कृत में लिखा हुआ इंस्क्रिप्शन है, जो कहाँ पे है? जूनागढ़, जो कि गिरनार में है। और ये एक लेक है जिसके बारे में ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, और उस लेक का नाम क्या है? सुदर्शन लेक। इसी इंस्क्रिप्शन में हमें अशोक के बारे में, हमें रुद्रदमन के बारे में और गुप्ता रूलर स्कंदगुप्त के बारे में, तीनों के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देखने को मिलता है एक ही एडिक्ट में। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। ये किस पत्थर का बना हुआ है, तो ये भी आपको याद रखिए कि ये ग्रेनाइट रॉक का है। तो ये सारे फैक्ट्स जो हैं किसी किस तरीके से घुमा घुमा के अलग अलग तरीके से आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कई सारे यूपीएससी कई सारे अपने एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है, और जैसे CDS है, CAPF है, या इवन जो स्टेट PCS के भी जो एग्जामिनेशंस जो होते हैं, उसमें भी कई बार जो मैंने अभी इससे पहले के स्लाइड्स में जो मैंने इंस्क्रिप्शंस के जो एग्जांपल दिए गए हैं वो तो पूछे ही जाते हैं, बट उसके साथ साथ में कुछ कुछ और भी इंस्क्रिप्शंस हैं जो कि आपको याद रखना है, तो आप लोग सिर्फ इसे नोट डाउन करते हुए चलें। एक हमें इंस्क्रिप्शन मिलता है चोला के किंग राजा राजा 3। ठीक है, अर्ली मिडिवल इंडिया के जो चोला डायनेस्टी थी, उनका एक इंस्क्रिप्शन हमें देखने को मिलता है, जिसमें कि हमें लैंड ट्रांजैक्शन और उससे रिलेटेड जो लैंड डिस्प्यूट जो होता है उसके पूरे प्रोसीडिंग के बारे में देखने को मिलता है। 7th सेंचुरी में हमें कुदु मिया मलाई इंस्क्रिप्शन देखने को मिलता है, जिसमें कि हमें जो 7 राग होते हैं, यानी कि सारे गामा पादा निसा के जो म्यूजिकल नोट्स होते हैं, उसका मेंशन हमें देखने को मिलता है। इसी तरीके से नटराज टेम्पल, जो कि चिदम्बरम में है, हमें वहाँ पे एक इंस्क्रिप्शन देखने को मिलता है, जिसमें कि नाट्य शास्त्र, जो कि भरत मुनि को, ऐसा माना जाता है कि भरत मुनि ने लिखा था, उनमें जो भी उन्होंने डांस पोजेस के बारे में बताया, तो 108 डांस पोजेस का हमें फिगर्स देखने को मिलता है। ठीक है, उसी तरीके से सीता बेंगा जो जोगी मारा केव इंस्क्रिप्शन है, जो कि छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है, ये प्राकृत डायलेक्ट में लिखा हुआ है, और ब्राह्मी लेटर्स, यानी कि जो स्क्रिप्ट है वो ब्राह्मी है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया भी कि जो फर्स्ट लॉन्ग संस्कृत इंस्क्रिप्शन है वो है जूनागढ़ का रॉक इंस्क्रिप्शन। किसने लिखवाया था? वेस्टर्न क्षत्रपा रूलर रुद्रदमन ने। ठीक है, लेकिन रुद्रदमन के साथ साथ में इसमें हमें और भी सारे रूलर्स के बारे में इंफॉर्मेशन देखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो सुदर्शन लेक जो बनाया गया था, इसका अर्लीस्ट स्टार्टिंग कब हुआ था? ये हुआ था मॉडर्न टाइम पीरियड में। तो इसमें हमें चंद्रगुप्त के गवर्नर और अशोक के एडिक्ट दोनों देखने को मिलता है। उसके बाद में हमें क्षत्रपा रूलर रुद्रदमन के बारे में देखने को मिलता है। फिर कुछ टाइम के बाद में ये जो सुदर्शन लेक जो था, ये कुछ प्राकृतिक कारण से डिस्ट्रॉय हो जाता है।
तो फिर इसे रिपेयर भी करवाया गया था। इसे रिपेयर करवाने का काम किसने किया था? गुप्ता रूलर स्कंदगुप्त ने किया था। तो उनके बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो ये सारे के सारे जो पॉइंट्स है परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इन सभी को नोट डाउन करते हुए जरूर चलिए, ठीक है। तो इसी के साथ हमने एपिग्राफी से जुड़े हुए जो भी हमारे उसके कंसेप्ट, उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिटेल्स और फैक्ट्स, वो सब मैंने आपके साथ में डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट टॉपिक जिसे हम पढ़ेंगे वो रहेगा न्यूमिस्मेटिक्स। न्यूमिस्मेटिक्स बेसिकली इसका मतलब क्या होता है? द स्टडी ऑफ कॉइन्स, ठीक है। इसे भी हम इससे रिलेटेड जो भी कंसेप्ट और जो फैक्चुअल डिटेल्स रहेंगी, हम इसे स्कॉलरली तरीके से नहीं बल्कि जितना भी हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरत होगा हम उतने ही पॉइंट से कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अपने लेक्चर में। तो तब तक के लिए जो भी अभी तक मैंने क्लास में डिस्कस किया, जो भी हमने नोट्स बनाए, जो भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए, आप उन्हें जरूर लिखिए और लिख के रिवीजन जरूर करते हुए चलिए। और अगर कोई भी डाउट या डिफिकल्टी आता है तो आप अपने कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के कोई भी पॉइंट या किसी भी क्लास के बारे में कोई अगर पॉइंट नहीं समझ में आया या परीक्षा से भी जुड़ा हुआ कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आता है, इस सब्जेक्ट से हो या नॉर्मल किसी अदर सब्जेक्ट से भी होता है, तो वो भी आप मुझसे कंसल्ट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए आप सभी को मैं इस क्लास को यहीं पे एंड करता हूँ और फिर हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।